जब एक गरीब किसान पैसे नहीं होने के कारण लोन लेना चाहता है तो बैंक वाले न जाने उससे क्या क्या पूछते हैं। खेती कितनी है, घर खुद का है या नहीं है, आप नहीं दोगे तो फिर बाद में पैसा कौन जमा कराएगा। ऐसे बहुत से सवाल किए जाते हैं। लेकिन देश में अमीर लोगों को लाखों करोड़ रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाते हैं। विजय माल्या को सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति कहा जाता था। भारत में जिस समय बच्चे गंदी नालियों में गली डंडा खेलते थे, उस समय विजय माल्या अपने लग्जरियस कोठी में खेलता था। इस बात में कोई संदेह नहीं होता है कि बाप के बाद बेटा ही पूरी संपत्ति का वारिस होता है, उसे ही संभालना पड़ता है। 1977 के दिनों में भारत में अल्कोहल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। यूबी ग्रुप की मेजर इनकम बियर से ही थी, तो निश्चित रूप से इस पर फर्क पड़ा था। इस समय सभी लिकर कंपनियां अपने एसेट बेचने में लगी हुई थी, लेकिन विजय और विठल माल्या को लगता था कि कोई भी सरकार किसी भी देश में ज्यादा दिन तक यह बंद नहीं रख सकेगी। मेजोरिटी शेयर होने के कारण यूबी ग्रुप का अध्यक्ष विजय माल्या को बनाया गया था। लिकर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला काम कांच की बोतल बनाने का होता है, इसलिए विजय माल्या ने इस जगह कैन लेकर आए। कैन लेकर आने से इसकी लागत भी कम हुई और मुनाफा अधिक मिलने लगा था। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम के उपनाम से जाने जाना लगा। विजय माल्या ने किंगफिशर ब्रांड को युवाओं के पसंदीदा बियर ब्रांड बना दिया था। किंगफिशर अपनी एयरलाइन शुरू करेगा। इंडियन एयरलाइंस के मार्केट में एक नई चमक पैदा की थी और किंगफिशर इस समय तक अपना नाम तो बना रही थी, लेकिन लगातार लॉस में जा रही थी। 2008 में विजय माल्या एसबीआई के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। इस समय एसबीआई बैंक 17 बैंकों के कंसोर्टियम बना करके 1600 करोड़ का लोन देता है। 2008 में ही पहले मना करने वाले आईबीडीआई बैंक ने 9000 करोड़ का लोन दिया। 2010 में विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सपोर्ट से फिर से राज्यसभा सांसद बन जाता है। लगातार बढ़ते परिचालन खर्चे, विमानों की ऊंची लीजिंग लागत और ईंधन की बढ़ती कीमतें, प्रबंधन में कथित कमियों के कारण कंपनी को गंभीर घाटा होने लगा था। इस समय तक एयरलाइन पर 17 बैंकों का लगभग 9000 करोड़ रुपए का कर्जा बकाया था। मामला देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक बन गया था। छोटे दुकानदार से गलती हो जाए तो कोर्ट का बुलावा आता है, लेकिन करोड़ों लूट कर कोई विदेश चला जाए तो प्रोसेस चलता रहता है। वह अपना राजसी जीवन जी रहा है। इस समय तक ऋण को चुकाने से इनकार करने का मामला सामने आया। यह ऋण 17 प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों का दिया हुआ था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीडीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक प्रमुख थे। बैंकों का आरोप था कि माल्या ने एयरलाइंस के लिए स्वीकृति ऋण का उपयोग अन्य व्यवसायों जैसे निजी जेट खरीद और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के प्रायोजन में उपयोग किया था, जो ऋण समझौता का उल्लंघन था। एयरलाइंस के बंद होने से पहले कर्मचारियों को 8 महीने तक की सैलरी नहीं दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर राज समानी के साथ आए पॉडकास्ट में माल्या ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने फंड को सीज कर दिया था। बल्कि हकीकत ये थी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2013 में 1280 करोड़ को सीज किया था और सैलरी 2012 से ही रोक दी गई थी। 2013 में माल्या ने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी, जिसमें सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की गई थी। माल्या के शाही अंदाज को कम नहीं होता देख एम्प्लॉय सड़कों पर उतरे। कुछ एम्प्लॉय की तो 25 से 50 लाख की सैलरी बाकी थी। जून 2013 में जब मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी के पास पहुंचा, तो किंगफिशर एयरलाइंस की समय की गैर निष्पादित परिसंगतियां यानी कि एनपीए 6848 करोड़ रुपए थी, जिसमें गैर संगति प्रतिवेदीय वरीयता शेयर भी शामिल। माल्या की हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी। एसबीआई से लोन लेकर लगभग 15 करोड़ रुपए एम्पायर की जर्सी पर किंगफिशर के एड के लिए आरसीबी को ट्रांसफर किए थे। माल्या की 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्की की, जिसमें बेंगलोर का किंगफिशर हाउस, गोवा की विला और शेयर होल्डिंग शामिल थे। जब वो महंगे विदेशी होटल में बियर की बोतल खोल रहा था, तब भारत का किसान फांसी लगा रहा था। अब सवाल ये है कि माल्या अभी तक भारत क्यों नहीं लाया गया। अभी कुछ दिनों से इंटरनेट पर माल्या का नाम फिर से सुर्खियों में आया। इसका कारण यूट्यूबर राज समानी ने माल्या का पॉडकास्ट किया। आप भी सोच कर देखो कि अगर कोई चोरी करता है और पकड़ में आ जाता है और उससे चोरी की सारी रकम वसूल कर ली जाए, तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा। कितनी मजाकिया बात है। किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी भी एसबीआई से कोई पैसा उधार नहीं लिया। चमकीले रंग के शूट, रेड रोज और सिगार पीते हुए उनकी छवि भारत के नए अमीर बनने वाले लोगों की पहचान बन गई थी। नमस्कार।
नमस्कार। जब एक गरीब किसान पैसे नहीं होने के कारण लोन लेना चाहता है तो बैंक वाले न जाने उससे क्या क्या पूछते हैं। खेती कितनी है, घर खुद का है या नहीं है, आप नहीं दोगे तो फिर बाद में पैसा कौन जमा कराएगा, ऐसे बहुत से सवाल किए जाते हैं। लेकिन देश में अमीर लोगों को लाखों करोड़ रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हजारों करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया। भागने में उस समय उसकी किस किस ने हेल्प करी थी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम इन सबको समझने से पहले हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1915 की, जब भारत में अंग्रेजों की बनाई हुई बियर कंपनियां थी। सब कंपनियां को मिलाकर एक यूबी ग्रुप यानी यूनाइटेड बेवरेज नाम से ग्रुप बनाया गया था। अंग्रेजों ने भारत देश को छोड़ते समय यूबी ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर होने के कारण विट्ठल माल्या नाम के एक 22 साल के युवा को ग्रुप का चेयरमैन बनाया था। विट्ठल माल्या के घर 18 दिसंबर 1955 को एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया विजय माल्या। विट्ठल माल्या एक सफल व्यवसायी थे। इन्होंने विजय को विरासत में काफी संपत्ति दी। विजय माल्या को सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति कहा जाता था। इसका मतलब है कि उन्हें अपने जीवन की शुरुआत में ही फाइनेंशियल शेफ पोजीशन मिली थी। भारत में जिस समय बच्चे गंदी नालियों में गली डंडा खेलते थे, उस समय विजय माल्या अपने लग्जरियस कोठी में खेलता था। विजय माल्या जब अपने कॉलेज जाता था तब स्टैंडर्ड हेराल्ड कार से जाता था। इस समय विजय माल्या बड़ा हो रहा था और विट्ठल माल्या का बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा था। 1959 के आसपास विट्ठल माल्या ने विदेशों की लिक्कर ब्रांड को कहा कि आप इंडिया आइए और यहाँ बियर बनाइए और यहीं बेचिए। इन दिनों कॉलेज के बाद से ही विजय माल्या विट्ठल माल्या के बिजनेस में और ध्यान दे रहा था, उनकी सहायता कर रहा था। इन्होंने कम उम्र में ही बिजनेस के प्रति गहरी रुचि दिखाई। इस बात में कोई संदेह नहीं होता है कि बाप के बाद बेटा ही पूरी संपत्ति का वारिस होता है, उसे ही संभालना पड़ता है। विजय माल्या अपनी जिंदगी में ऊंचे शौक किसी राजा के राजकुमार जैसा जीवन जीता था। माल्या को ज्वेलरी का शौक था, हाथों में हीरे का ब्रेसलेट पहनना। इसके अलावा भगवान वेंकटेश्वर का लॉकेट और कान में दादी का दिया हुआ ईयररिंग पहनता था। 1977 के दिनों में भारत में अल्कोहल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। यूबी ग्रुप की मेजर इनकम बियर से ही थी, तो निश्चित रूप से इस पर फर्क पड़ा था। इस समय सभी लिक्कर कंपनियां अपने एसेट बेचने में लगी हुई थी, लेकिन विजय और विट्ठल माल्या को लगता था कि कोई भी सरकार किसी भी देश में ज्यादा दिन तक यह बंद नहीं रख सकेगी। इसलिए दोनों ने उल्टा किया। कंपनियां अपने एसेट बेच रही थी, उस समय यह दोनों उन कंपनियों के एसेट खरीद रहे थे। जब सरकार ने बैन हटाया तो जो भी कंपनियां यूबी ग्रुप के कंपटीशन में थी या पूरी रूप से बंद हो चुकी थी या यूबी ग्रुप में शामिल हो चुकी थी। इसके बाद विजय माल्या ने सिर्फ एक इंडस्ट्री के भरोसे न रहकर उन्होंने फूड और फार्मा इंडस्ट्री में भी पैसा लगाना चालू किया था। 1978 में किंगफिशर को रीलॉन्च करके एक नए रूप में पेश किया गया। इस समय किंगफिशर का पूरे इंडिया में बिजनेस हो पा रहा था, लेकिन मुनाफा उतना नहीं मिलना था जितना वो लोग चाह रहे थे। आखिरकार वह दिन आया जो विजय माल्या अपनी पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने जा रहा था। अक्टूबर 1983 में विट्ठल माल्या के गुजरने के बाद मेजोरिटी शेयर होने के कारण यूबी ग्रुप का अध्यक्ष विजय माल्या को बनाया गया था। विजय माल्या ने जिस समय ग्रुप को ज्वाइन किया उस समय 350 करोड़ का टर्नओवर और 40 करोड़ का वैल्यूएशन था, लेकिन 2 साल के मेहनत के बाद 6000 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। इस समय यूबी ग्रुप का मेजर प्रॉफिट किंगफिशर से हो रहा था। माल्या ने इस समय स्प्लेंडर और रॉयल रिजर्व नाम की 2 ब्रांड निकाली थी। दोनों ही ब्रांड के फ्लॉप होने से कंपनी के मैनेजमेंट और फैमिली मेंबर तक हल्ला हो गया था कि विजय माल्या कंपनी को डुबा देगा। माल्या ने इस समय एक नई स्ट्रेटजी लगाई थी। पुराने ब्रांड पे उन्हीं को स्टेबलाइज करके नए रूप में शुरू कर दिया था। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर में सुधार किया। जहां कम जरूरत थी वहां से ज्यादा जरूरत वाली जगह पर सप्लाई की ताकि ज्यादा मुनाफा मिल सके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही करते ही किंगफिशर अपने कंपटीटर से बहुत आगे निकल गई और माल्या की स्ट्रेटजी स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, इंटरनेशनल पार्टनरशिप के माध्यम से किंगफिशर वर्ल्ड के शीर्ष बियर ब्रांड में शामिल हो गया था। लिक्कर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला काम कांच की बोतल बनाने का होता है, इसलिए विजय माल्या ने इस जगह कैन लेकर आए। कैन लेकर आने से इसकी लागत भी कम हुई और मुनाफा अधिक मिलने लगा था। माल्या ने यूबी ग्रुप का विस्तार करते हुए इसे एक मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप में तब्दील कर दिया था। उनके लीडरशिप में ग्रुप में यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड फार्मा, बेंगलोर केमिकल्स, किंगफिशर एयरलाइंस जैसे विविध क्षेत्रों में 60 से अधिक कंपनियां शामिल हो गई थी। इससे अतिरिक्त उन्होंने स्कॉच विस्की ब्रांड जैसे
व्हाइट एंड व्हाइट के एक्विजिशन के माध्यम से वर्ल्ड वाइड मार्केट में अपनी पेठ बढ़ाई थी। विजय माल्या की लाइफ स्टाइल एवं पब्लिक इमेज ने उन्हें इंडिया में बिजनेस वर्ल्ड में एक पहचान दिलाई थी। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम के उपनाम से जाने जाना लगा। उनकी भव्यता और उत्सव प्रिय टेम्परोमेंट को दर्शाता था। विजय माल्या यूबी ग्रुप को वार्षिक $5,000 मिलियन से अधिक के कारोबार करने वाले मल्टीनेशनल एम्पायर में विकसित किया था। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप ने भारतीय इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। इससे 1986 में किंगफिशर नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बन चुका था। विजय माल्या ने किंगफिशर ब्रांड को युवाओं के पसंदीदा बियर ब्रांड बना दिया था। माल्या महंगी लग्जरियस के लिए मशहूर थे। उनके पास क्लस्टर ग्रेड लग्जरी कारों का कलेक्शन था। उनके पास उनका प्राइवेट जेट बोइंग 727 की लगभग 250 करोड़ की कीमत थी। मुंबई और गोवा में आयोजित उनकी मेगा पार्टियों में बॉलीवुड सितारों, क्रिकेट खिलाड़ियों और ग्लोबल सेलिब्रिटीज की उपस्थिति चर्चा का विषय बनी रहती थी। भारत में बियर का एड करना बैन है। इसके चलते माल्या ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया था। सरोगेट एड का मतलब होता है कि अगर किंगफिशर को अपनी बियर ब्रांड का ऐड करना है तो वो सोडा या पानी की बोतल बेचेगा और किंगफिशर लोगों को नेम से आगे करेगा। कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ग्राहक के दिमाग में एक ब्रांड को पहुंचाना। किंगफिशर का नाम करने के लिए विजय माल्या ने टाइम टू टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे, अवार्ड शुरू किए थे, फॉर्मूला 1 रेसिंग शुरू की थी। चारों तरफ किंगफिशर के नाम से होने से यह फर्क पड़ा कि किंगफिशर लोगों के जहन में आ गया था। इस समय तक किंगफिशर 50 से ज्यादा देशों में मिलने लगी थी। लीकर कंपनियों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत अलग अलग राज्यों की टैक्स व्यवस्थाएं थी, इसलिए सरकार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसको देखते हुए विजय माल्या ने राजनीति में आने का फैसला किया। 2002 में जनता दल और कांग्रेस के सपोर्ट से विजय माल्या कर्नाटक से इंडिपेंडेंस राज्यसभा मेंबर चुने गए थे। इससे विजय माल्या के राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए। अब दिन आता है 15 नवंबर 2004। इस दिन माल्या अपने कंपनी के CFO रवि नेंडुगड़ी से मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि अगले साल किंगफिशर अपनी एयरलाइन शुरू करेगा। इसी दिन माल्या एक बैंक से लोन लेने के लिए कॉल अरेंज करवाता है, लेकिन बैंक वाले लोन देने से मना कर देते हैं। फिर माल्या एयरबस इंडिया के चीफ किरण राव से बात करता है और कहता है कि 10 A320 और 3 A319 एरोप्लेन की खरीद के बारे में बात करता है। इसके बाद माल्या एक बोर्ड मीटिंग रखता है और कहता है कि अगले साल यानी 7 मई 2005 को उनके बेटे सिद्धार्थ का 18वां जन्मदिन है, इसलिए उसे एयरप्लेन गिफ्ट करना चाहता है। इसलिए तैयारी शुरू कर दो। जी तोड़ मेहनत के बाद एयरलाइन की ओपनिंग 2 दिन डिले हो जाती है, यानी किंगफिशर 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस की भव्य शुभारंभ होता है। अब आता है वर्ष 2005। इस साल विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की। इसकी पहचान एक प्रीमियम लग्जरी एयरलाइंस के रूप में बनाई थी। इसमें अत्याधुनिक विमानों, आकर्षक केबिन क्रू, उच्च स्तरीय खान पान और जीवंत ब्रांड इमेज पे विशेष ध्यान दिया था। एयरलाइंस ने फ्लाई द गुड टाइम्स का स्लोगन देकर इंडियन एयरलाइंस के मार्केट में एक नई चमक पैदा की थी। इसके बाद माल्या ने एक और एरोप्लेन खरीदे, जिसमें 2006 में IBDI बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन बैंक उसे मना कर देता है। विजय माल्या खुद से 400 करोड़ रुपए लगा करके एयरलाइंस शुरू करता है। फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस बनाने के लिए एयर डेक्कन एयरलाइंस को खरीदता है और उसके लाइसेंस से किंगफिशर को इंटरनेशनल एयरलाइंस बनाया जाता है और पैसेंजर ने किंगफिशर की लग्जरियस फैसिलिटीज के बदले सस्ती प्लेन चुनी। इससे किंगफिशर पर भारी फाइनेंशियल बोझ आया था और किंगफिशर इस समय तक अपना नाम तो बना रही थी, लेकिन लगातार लॉस में जा रही थी। 2008 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस की दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। 2008 में विजय माल्या SBI के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। इस समय SBI बैंक 17 बैंकों के कंसोर्टियम बना करके 1600 करोड़ का लोन देता है। 2008 से 2016 तक माल्या IPL टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम के मालिक के रूप में रहे थे। टीम को अपनी लाल सुनहरी किट, स्टार खिलाड़ियों जैसे विराट कोहली, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स को हाई प्रोफाइल ब्रांडिंग के लिए जाना जाता था। 2008 में ही पहले मना करने वाले IBDI बैंक ने 9000 करोड़ का लोन दिया। आपको यहाँ लोन के फिगर अलग अलग दिख सकते हैं क्योंकि इसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है। 2010 में विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सपोर्ट से फिर से राज्यसभा सांसद बन जाता है। इस समय तक कुल मिलाकर 7000 करोड़ के ऊपर के लोन माल्या के ऊपर थे। किंगफिशर एयरलाइंस शुरुआत से ही भारी आर्थिक दबाव झेला था। लगातार बढ़ते परिचालन खर्चे, विमानों की ऊंची लीजिंग लागत और
ईंधन की बढ़ती कीमतें, प्रबंधन में कथित कमियों के कारण कंपनी को गंभीर घाटा होने लगा था। सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन्वेस्ट एंड रेवेन्यू के बीच बहुत ज्यादा अंतर आ गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण किंगफिशर एयरलाइंस ने अक्टूबर 2012 में अपना संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। इस समय तक एयरलाइन पर 17 बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा बकाया था। एयरलाइन ने डूबने के बाद यह कर्ज बैंकों के लिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका था। इसमें एक बड़े वित्तीय विवाद को जन्म दिया था। इसमें माल्या पर ऋण चुकाने से इनकार करने और बैंकों के धन का दुरुपयोग करने और जानबूझकर धोखाधड़ी करने के आरोप लगे। भारतीय बैंक के संघ ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामला देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक बन गया था। इस घटना से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठाए थे। छोटे दुकानदार से गलती हो जाए तो कोर्ट का बुलावा आता है, लेकिन करोड़ों लूटकर कोई विदेश चला जाए तो प्रोसेस चलता रहता है। 2012 के बाद किंग ऑफ गुड टाइम्स की छवि विवादों में गिर गई। बैंकों के ऋण न चुकाने और भागने के बाद उनकी लग्जरियस को बैंकों के पैसे से जश्न के रूप में देखा जाने लगा। मीडिया ने उनके योट पर छुट्टियां मनाने और लंदन में महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करने की तस्वीर आम नागरिकों और बैंक अधिकारियों में रोष पैदा करती थी। यह विरोधाभास स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था वह अपना राजसी जीवन जी रहा है। इस समय तक ऋण को चुकाने से इनकार करने का मामला सामने आया। यह ऋण 17 प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंकों का दिया हुआ था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीडीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक प्रमुख थे। बैंकों का आरोप था कि माल्या ने एयरलाइंस के लिए स्वीकृति ऋण का उपयोग अन्य व्यवसायों जैसे निजी जेट खरीद और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के प्रायोजन में उपयोग किया था, जो ऋण समझौता का उल्लंघन था। इससे पहले एयरलाइंस के बंद होने से पहले कर्मचारियों को 8 महीने तक की सैलरी नहीं दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर राज समानी के साथ आए पॉडकास्ट में माल्या ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने फंड को सीज कर दिया था। बल्कि हकीकत ये थी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2013 में 1280 करोड़ को सीज किया था और सैलरी 2012 से ही रोक दी गई थी। 2013 में माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी, जिसमें सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मान लेते हैं कि अगर 13 करोड़ कोर्ट रिलीज कर भी देता, आदेश दे भी देता, तो कर्मचारियों के तो 300 करोड़ रुपए बकाया थे, उसका क्या होता। इतना कर्ज होने के बाद भी माल्या के शाही अंदाज कम नहीं हुए। मुंबई गोवा की करोड़ों की पार्टियां, जन्मदिन पर सेलिब्रिटी से परफॉर्मेंस करवाना और करोड़ों रुपए खर्च करना। दिसंबर 2005 में एक बड़ी पार्टी गोवा में ऑर्गेनाइज करी थी, जिसका 2 दिन का खर्चा 13 करोड़ रुपए था। माल्या के शाही अंदाज को कम नहीं होता देख एम्प्लॉय सड़कों पर उतरे। कुछ एम्प्लॉय की तो 25 से 50 लाख की सैलरी बाकी थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि जब आप बहुत सारा पैसा उधार लिए हैं और आप जन्मदिन की बड़ी पार्टियां करेंगे तो जनता को यही लगेगा कि आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। माल्या ने पॉडकास्ट में कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बहुत सी कंपनियां हैं, अगर यह एक कंपनी घाटे में चली गई तो क्या हुआ, मेरी दूसरी कंपनियां तो सही से चल रही है। जून 2013 में जब मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी के पास पहुंचा तो किंगफिशर एयरलाइंस की समय की गैर निष्पादित परिसंगतियां यानी कि एनपीए 6,848 करोड़ रुपए थी, जिसमें गैर संगति प्रतिवेदीय वरीयता शेयर भी शामिल थे। डीटीआर के आदेश के अनुसार ब्याज और शुल्क सहित लेनदारों का कुल बकाया 10 अप्रैल 2013 तक 17,081 करोड़ रुपए हो गया था। इसमें से बैंकों ने 10,815 करोड़ रुपए वसूल किए थे, जिसमें 6,997 करोड़ रुपए बकाया राशि बची थी, ऐसा सरकारी सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था। माल्या की हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी। माल्या की कंपनी जो एम्प्लॉयज की सैलरी से जो टैक्स काट रही थी वह भी 7 दिन में गवर्नमेंट के खाते में जमा करना होता है, बल्कि वह गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवा रहे थे। इसके चलते लगातार उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस मिल रहे थे। माल्या ने पॉडकास्ट में कहा कि उनके ऊपर कोई और केस नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और गलत जानकारी से लोन लेने के संबंध में ईडी ने उनके खिलाफ मुकदमे भी दायर किए हैं। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक से मिले कर्ज के पैसों से उन्होंने प्राइवेट जेट की लीज चुकाई थी। 2008 में एसबीआई से लोन लेकर लगभग
लगभग 15 करोड़ रुपए एम्पायर की जर्सी पर किंगफिशर के एड के लिए आरसीबी को ट्रांसफर किए थे। लोगों ने उसकी एयरलाइंस के टिकट खरीदी, शराब पी, उनकी आईपीएल की टीम को चेयर्स किया, लेकिन देश से भागकर आम आदमी को उसने धोखा दिया। आरबीडीआई बैंक का आरोप था कि लोन होने से पहले माल्या ने बैंक अधिकारियों के लिए तैयार कर लिया था। नेगेटिव नेटवर्क होने के बावजूद बैंक में बिना किसी जांच के लोन दे दिया था। आईबीडीआई बैंक को एक गलत रिपोर्ट बताकर 3,406 करोड़ का ब्रांड वैल्यू बताकर लोन लिया था। कॉर्पोरेट गारंटी देते समय माल्या ने किंगफिशर की 2008 में नेटवर्थ 6,036 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन हकीकत में 31 मार्च 2008 तक नेटवर्क सिर्फ 505 करोड़ रुपए थी। अब आया वर्ष 2015। इस समय सीबीआई ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया। 2 मार्च 2016 को माल्या भारत से यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हो गए थे। उनके पलायन से कुछ दिन बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे दिया था। इसके बाद 2016 में भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द किया, लेकिन यूके में स्टेटलेसनेस की खतरे को देखते हुए उन्हें यूके रेजिडेंस परमिट जारी कर रखा था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की और माल्या की संपत्ति को जब्त करना प्रारंभ किया। अदालतों द्वारा कई बार समन जारी किए गए, लेकिन माल्या ने जानबूझकर पेश नहीं होना चाहा। जून 2018 में भारत सरकार ने उन्हें यूके से प्रत्यर्पित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। 5 जनवरी 2019 को विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था, जिसके बाद संपत्ति जब्त की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके बाद ईडी ने भारत में माल्या की 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्की की, जिसमें बेंगलोर का किंगफिशर हाउस, गोवा की विला और शेयर होल्डिंग शामिल थे। यूके में भी वेलिंगटन स्थित हवेली पर भी दावा ठोका गया। उन पर दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की गई। व्यक्तिगत दिवालियापन के आदेश जारी किए गए। भारत सरकार ने उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सहित अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर ऋण की आंशिक वसूली की। 2016 से 18 में भारत सरकार ने यूके के साथ प्रत्यर्पण संधि का प्रयोग करते हुए औपचारिक अनुरोध किया। उस समय माल्या ने यूके में राजनीतिक शरण का दावा किया। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रत्यर्पण को कानूनी रूप से वैध माना और उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। 2019 में माल्या के बेटे सिद्धार्थ की शाही शादी और उनके डिजाइनर कपड़ों पर मीडिया ने खूब चर्चा की। जब वो महंगे विदेशी होटल में बियर की बोतल खोल रहा था, तब भारत का किसान लगा रहा था। कितना अंतर होता है अमीर पर कर्ज होना और गरीब पर कर्ज होने में। फरवरी 2020 में यूके की हाई कोर्ट ने भी प्रत्यर्पण को अंतिम मंजूरी दे दी थी। अब सवाल ये है कि माल्या अभी तक भारत क्यों नहीं लाया गया। इसका पहला कारण यूके के कानून के तहत प्रत्यर्पण पर अंतिम हस्ताक्षर होम मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाने थे, लेकिन 2020 से लेकर 2024 तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसका पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आखिर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका जवाब था कि यूके होम मिनिस्ट्री भारत द्वारा जेल सुविधाओं पर दी गई गारंटी को अपर्याप्त मानता था। अपर्याप्त क्यों माना गया? इसका कारण माल्या के वकील ने मानसिक स्वास्थ्य यानी डिप्रेशन और हार्ट पेशेंट का हवाला देकर प्रत्यर्पण विरोधी याचिकाएं दायर की थी। इसलिए यूके की अदालत ने 2021 में उन्हें दिवालिया घोषित किया। इससे भारतीय बैंकों में उनकी वैश्विक संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार मिला। माल्या द्वारा ECHR यानी यूरोपियन मानवाधिकार आयोग में अपील की थी। इसे गोपनीय कानूनी मामला मानते हुए इसका विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। वर्तमान स्थिति यानी जुलाई 2024 तक माल्या लंदन में निजी आवास पर रह रहे हैं। उन पर यूके का कोर्ट मॉनिटरिंग बेल यानी जमानत शर्तें लागू है। आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किन किन शर्तों के तहत उन्हें अपने निजी आवास पर रखा गया है। यह मामला इंटरनेशनल लॉ की कॉम्प्लिकेशन का
प्रतीक बन गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बैंकों को अब तक 13,000 करोड़ रुपए जब्त संपत्तियों की बिक्री से वसूले जा चुके हैं। लेकिन माल्या का भारत लौटना राजनीतिक कानून गतिरोध का शिकार है। वर्तमान स्थिति में माल्या यूके में निवास कर रहे हैं और उन्होंने प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिश अदालतों ने भारत की जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष मानते हुए प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों और कानूनी अड़चनों के चलते अभी तक उनकी भारत वापसी नहीं हो सकी। यह मामला भारत के लिए बैंकिंग इतिहास में ऋण प्रबंधक और कॉरपोरेट जवाबदेही के लिए सबक के रूप में देखा जाता है। अभी कुछ दिनों से इंटरनेट पर माल्या का नाम फिर से सुर्खियों में आया। इसका कारण यूट्यूबर राज समानी ने माल्या का पॉडकास्ट किया। विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कई बातें कही। माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर नाराजगी जताई, कहा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बैंकों का 14,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, जबकि उनका कर्ज केवल 6,200 करोड़ रुपए का था। थंबनेल पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि आई एम नॉट ए चोर। माल्या का कहना है उसने कोई चोरी नहीं की। आप भी सोच कर देखो कि अगर कोई चोरी करता है और पकड़ में आ जाता है और उससे चोरी की सारी रकम वसूल कर ली जाए तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? कितनी मजाकिया बात है। यह क्या बात हुई? छोटा किसान कर्ज से तंग आकर करता है और माल्या जैसे आदमी 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ देता है और मुस्कुराता हुआ और अपनी लग्जरियस जिंदगी जीता है। माल्या ने यह भी दावा किया है कि वह भगोड़ा नहीं है और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को लंदन जाने से पहले बता कर गए थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की डेथ हो चुकी है और इस बात को प्रमाणित करने का कोई आधार ही नहीं बचा। उन्होंने अपनी मार्केटिंग रणनीति के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टियां और फैशन स्टेटमेंट एक सोची समझी ब्रांड रणनीति का हिस्सा थे। आगे माल्या ने कहा कि 15-16 सरकारी बैंकों का एक समूह ऋण दाताओं के संघ का हिस्सा थे। किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी भी SBI से कोई पैसा उधार नहीं लिया। उनकी जीवन शैली आज भी भारतीय कॉरपोरेट संस्कृति में एंटरप्रेन्योरशिप के गौरव और अति विस्तार के खतरों के प्रतीक के रूप में याद की जाती है। किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता और उनके पतन ने व्यवसायियों के जोखिम प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन पर सबक छोड़े हैं। 2020 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया के एक समर्पित एपिसोड में माल्या की कहानी को गहराई से दिखाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उनके भव्य बिजनेस एम्पायर के राइज एंड फॉल के द्वंद्व को उजागर किया गया है। सभी बैंकों, पूर्व कर्मचारियों और पत्रकारों के इंटरव्यू के माध्यम से उनके विवादित फैसलों पर प्रकाश डाला गया है। उनकी किंग ऑफ गुड टाइम्स की छवि और वास्तविकता के बीच के अंतर को रेखांकित किया गया है। समकालीन भारतीय पॉप कल्चर और माल्या एक अपोजिट आइकन बन गए थे। चमकीले रंग के शूट, रेड रोज और सिगार पीते हुए उनकी छवि भारत के नए अमीर बनने वाले लोगों की पहचान बन गई थी। इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस प्रकार से एक अमीर आदमी हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर देश और कानून से बचकर निकल जाता है और एक गरीब आदमी कैसे इस जंजाल में फंसता जाता है।